मैं हमेशा से कहता था कि जब से ये महिला आई है, विदेशी महिला, ये बाय अपब्रिंगिंग एंड बाय प्रोपेंसिटी, आइडियोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, ये बेसिकली माओइस्ट, लेफ्टिस्ट भी नहीं, माओइस्ट। अब हुआ क्या कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं। जो इंट एजेंसीज होती हैं ना, वो इंट एजेंसीज कैसे कंट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं? कुछ पॉलिटिशियंस को, उनको प्रमोट करती हैं, कुछ आपके मीडिया में लोगों को प्रमोट करती हैं, कुछ मीडिया हाउसेस को प्रमोट करती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखवाने में वो करती हैं, कुछ बिजनेस हाउसेस को वो करती हैं, कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जहां भी आपको फिशर्स मिलेंगे जिस तरह के, वो लिवरेज तैयार करते रहते हैं। और फिशर्स नहीं है तो वो फिशर्स, वो लिवरेजेस तैयार करते हैं वो, कि चले भाई तू ये दिस पैंथर दैट टाइगर, मतलब वो दिस पैंथर पार्टी, ये टाइगर पार्टी, वो सब ये सारे इस तरह से शोषित समाज, ये सारा चीज़ ये ऐसे ऐसे करके ये लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये महिला जब कांग्रेस पार्टी में आती हैं तो बड़ी संदेहपूर्ण रूट से कई लोगों की अचानक मृत्यु हुई। आपको सब मालूम है, कई लोगों की, एक के बाद लोग लुढ़कते चले गए। रास्ता साफ हुआ तो दो धाराएं कांग्रेस में बनी। एक वो टोपी वाला धारा जो थी, लेजिटिमेसी के लिए तो उनको रखना था, और दूसरी धारा जो थी वो मैडम की धारा थी, वो माओइस्ट वाली धारा। अब वो टोपी वाले में तो सब दो चार, एक बच गया, वो भी बेचारे वो बुजुर्ग आदमी कमर से झुक गए हैं, हाँ, उनको वो बस फोटो ऑप्स के लिए उनको डाल दिया जाता था। बाकी जो आप जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो वो देखते हैं ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो अरेंजमेंट की, द पार्टी इज मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में अभी जैसे शी जिनपिंग जो है, वो पार्टी का भी हेड है, उसका भी हेड है, मतलब हेड ऑफ स्टेट भी है, और वो चेयरमैन भी है मिलिट्री कमीशन का, वो तीनों चीज, और उसने डिक्लेयर कर। तो उसी तरह इस विदेशी महिला ने क्या किया कि इसने ये बताने की कोशिश की कि ये पार्टी जो है वो मैटर करता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो मेरा चुना हुआ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इसलिए भी जरूरी पड़ी कि एक दूसरा खेमा जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, वो चाहता था कि सरदार जी बने। उनके अपने दोनों ब्लैकमेल करते हैं, दोनों ब्लैकमेल कर, जैसे कोल्ड वॉर में भी होता था, नए कोल्ड वॉर में चाइना है। लेकिन इन्होंने कहा, दिखाया कि भाई पावर जो है यहां से कंट्रोल हो रहा है। तो इसने फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन जो था, वो छटे हुए माओवादी, छटे हुए एंटी नेशनल्स, छटे हुए एंटी नेशनल, वो आज भी आप देखोगे, वो कहीं कहीं पे एक दो अखबार हैं उनको स्पेस मिलता है, और बाकी तो अब दिखते भी नहीं, छटे हुए एंटी नेशनल्स। और किसी ने, मतलब ये क्या, ये कम्युनिस्ट सरकार है क्या यहां पे? क्या ये कम्युनिस्ट सरकार है कि आपके पार्टी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसको एडवाइस कर रहा था? किसको? क्या वो इटालियन में एडवाइस कर रहे थे, इटालियन भाषा में?
क्या उनका औचित्य था? लेकिन फिर भी हम लोग को बात समझ में नहीं आई है। तो वहां पे आपने विनायक सेन वाले में देखा, सब कुछ साफ हो गया था उस समय कि क्या होने वाला है। और तो और मैं आपको बता रहा हूं ये कितना खतरनाक और खूनी खेल है। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को मारा गया, दोनों कांग्रेसी था। और उसके पहले देखो ना कैसे, मतलब जो सिलसिला जो, और एक ही पार्टी से क्यों लोग ऐसे मारते हैं। उन्हीं के साथ एक्सीडेंट भी होता, हवाई जहाज में भी वही मरते हैं, उधर भी वही मरते हैं, रोड का भी उनका वही एक्सीडेंट होता है। अचानक चेहरा किसी का काला हो जाता है, कोई एलटीटी में से मारा जाता है तो अगल बगल कोई साहब। उस समय मैं वहाँ पोस्टेड था, मैं चेन्नई में, और राजीव गांधी साहब, मैं उस समय मेरे सीईओ जो थे, मैं उनको लेने गया था। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पोस्टेड था। तो राजीव गांधी साहब उस दिन उतरे थे, मैंने उनको देखा था उस दिन, मैं लॉबी में खड़ा था। और बाद में वो हमारे वो पीछे से वो सेंट थॉमस माउंट के से वो श्री पेरुम्बदूर में गए थे। अब आप बताओ कि कोई भी, आप देखते हो ना, कोई एक आदमी जो प्रधानमंत्री रहा हो, एक आदमी जो इतना बड़ा लीडर है साहब, मौत के वक्त में एक कांग्रेसी आसपास नहीं था। आप सोच सकते हो? तो ये तो पूरी साजिश ये कब से चल रही है। ये एक कांग्रेसी नहीं था। एक कांग्रेसी का मुझे नाम बता दो। वहां का जो लोकल एमपी था या थी, वो भी नहीं। ठीक है, जिसका नाम आया, जो शक था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक था, और मुझे वो शक बिल्कुल सही शक था, उससे इन्होंने कोरिलेशन कर लिया। कोई गम नहीं था राजीव गांधी के मौत का। ये तो उसके बाद से क्या होता है कि ये मैं कह रहा था कि जब ये वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा मारे जाते हैं, वो बड़ा मार्मिक दृश्य था, जिस तरह से उनको गोलियों से भूंज डाला था। उसके बाद ये चुनाव के पहले वो राज बब्बर वहां आते हैं और कहते हैं कि ये जो ये माओवादी हैं, क्रांतिकारी हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा क्रांतिकारियों द्वारा मारे गए थे। आप यही कहना चाहते हैं ना? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जिसका सबसे ज्यादा जिस पर शंका थी, उसका नाम इस पूरे उसमें, ये गाड़ी में जा रहे थे, 2-3 आदमी थे, बाकी को मार दिया, इन शख्स को छोड़ दिया। वो आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वहां पे, जब कांग्रेस की सरकार आई है। उसका नाम है कवासी लखमा। उस लिखना पढ़ना वो नहीं जानते। तो अब तो माओवादियों को कोई पैसे भी नहीं उगाने हैं। और वो एरिया, ये बड़ा सोच समझ के, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ना, बड़ा रिच है मिनरल्स में। इसकी मैं पूरी इतिहास, आप कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स है और क्या क्या वहाँ धंधा चल रहा है शुरू से, और क्यों वहाँ माओवादियों को बिठाया गया है वो, और उनका लिबरेटेड जोन क्रिएट किया गया। तो ये महिला, जो विदेशी महिला हैं, इनका ये पूरा माओवादी, अंदर से माओवादी हैं। अब होता क्या है कि आपको मैं फिर 2008 में लाता हूं। 2008 में बात शुरू होती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स। ठीक है, अब सरदार जी पे भी बहुत प्रेशर था। मैं मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूं न्यूक्लियर डील के, ठीक है ना। तो उन पर भी बहुत प्रेशर था। अब ये जब लेफ्टिस्ट ने इसको अपोज किया, तो सरदार साहब ने कहा कि
मैं रिजाइन कर दूंगा। आपको मालूम है उसके बाद जो गर्मा गर्मी, बहस, लेन देन, आगे पीछे जो भी चला, सबसे ज्यादा समस्या विदेशी महिला को था। विदेशी महिला ने बहुत कोशिश किया। वो तो कहती थी कि मैं वामपंथियों के उसमें मैं बड़ा खुश रहती हूँ, कंपनी में। उन्होंने एक ये बात कहा था। खैर, सरदार साहब ने अपनी सरकार बचा ली, मैडम ने नहीं बचवाई। और कई अंतर्राष्ट्रीय इसमें खेल होते हैं उसमें। अब पूरी चीन जो है, चाइना की लीडरशिप है, वो बिल्कुल उसमें आ जाती है, एक्टिव मोड में आती हैं। तो उसके बाद से ये आपके 2017 में ये एक बार पार्टी की नेता की हैसियत से ये चीन की विदेशी महिला गई थी। सॉरी 2007 में। 2008 में फिर ये जाती हैं बीजिंग ओलंपिक्स के पहले। और इस बार बिल्कुल अपने पुत्र, पुत्री, दामाद, बच्चे, पूरे खानदान के साथ जाती हैं वहां पे। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे और पॉली ब्यूरो के एक इंपॉर्टेंट मेंबर। वहां पे, वहां के ग्रैंड हॉल में दोनों के बीच में एक सीक्रेट MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये तय होता है कि हम दोनों पार्टी एक दूसरे से जितने बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर हम परामर्श करेंगे। दूसरा, कि जितना भी क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट्स जो होते हैं, उस पर हम एक दूसरे से मिलके हम काम करेंगे। समझिए। और उस समय आपको हैरानी होगी कि जो इनविटेशन गया था, सबको गया था। जॉर्ज बुश को गया था, ये आपको गॉर्डन ब्राउन ने क्लोजिंग, जो यूके के प्रेसिडेंट थे, वो क्लोजिंग सेरेमनी, सार्कोजी को गया था, ये सब लोग को गया था। बन की मून उस समय UN सेक्रेटरी जनरल थे, उनको गया था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। अंजेला मर्कल को गया था, उन्होंने ये किया था। और मनमोहन सिंह को मतलब इनविटेशन तक नहीं मिला। तो चाइनीज एम्बेसी से पूछा गया कि भाई आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने वो ओलंपिक कमेटी को हमने वो दे दिया था, वो ये समझे कि नहीं, इनविटेशन। उनको बोला था कि आप जिसको मर्जी आप चाहते हैं उसको आप बुला ले, तो उन्होंने जिसको मर्जी उन्होंने सोनिया गांधी को दे दिया। ठीक है, अब ये पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया कि 2017 में नहीं, डोकलाम के क्राइसिस में ये जो शहजादा जो है, बूढ़ा शहजादा क्यों जाता है छुप के। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या कहा, आप रिकॉर्ड्स निकाल, ये फेक है, लेकिन वो तो पकड़ा गया था, छुप के वो गया है। फिर 2018 में ये उधर मानसरोवर की यात्रा पे जाता है, वहां पर इसको इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलते हैं। तो अब क्या है, आप मनसा समझो, मनसा कि हम ये इलेक्टोरल रूट से तो हम आ नहीं सकते, नॉर्मल इलेक्टोरल रूट्स पावर में। तो हमारे लिए चाइना कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर दे कि हम इस रूट से हम यहां पे आ जाएं। अब चाइनीज का क्या है, अब ये सारा कुछ अगस्त में हो रहा है, आप समझिए ये। और उसी समय प्रचंडा भी जाता है,
बीजिंग ओलंपिक्स में, और प्रचंडा से कौन मिलता है जाके? हु जिंटाओ जो प्रेसिडेंट था और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रचंडा से मिलता है। इनकी ज्यादा मुलाकात होती है ये शी जिनपिंग से। तो शी जिनपिंग और इनका जो पार्टनरशिप है वो उस समय से ये बनना शुरू हुआ था कि सबको मालूम था कि शी जिनपिंग जो है ये प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपने हमसे सवाल पूछा आखिर क्यों, तो इनको ये लगता है कि अगर भारत का नुकसान, मतलब अगर भारत किसी तरह से चीनी दबाव में आ जाए, या मतलब भारत का नुकसान हो जाए, या कोई युद्ध हो और युद्ध में भारत की पराजय हो जाए, तो हमारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये इतना खतरनाक खेल है ये। और मैं देखिए, मुझे मालूम है कि एक जमाना था, और हम लोग को तो टेलीविजन पे आते हुए बहुत ये हो गए, कि जबकि सारे एडवाइजरी इशू हो गए थे सारे मीडिया हाउसेस के, कि बाकी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उसका एक दल्ला रहता था ना साथ में, हाँ, उस दल्ले ने सबको बोला था कि चाहे मनमोहन सिंह को जितनी गाली दे लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस विदेशी महिला को कुछ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा कोई। और पूरी मीडिया हाउस, लेकिन आज कोई ओरिजिनल नाम ले ले उसका, विदेशी महिला का, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। वो एम्बेसी में छुप के पकड़ा जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो हमको अपने गलती हमारे साथ है, और मुझे कभी अगर ये देखे 2008 का, ये अगस्त में ये सब हो रहा है, और यहाँ पे नवंबर में ये 26/11 होता है, कहीं उस साजिश में ये लोग भी तो नहीं शामिल थे पाकिस्तानियों के साथ? क्योंकि 2008 में इनको बहुत शक थी कि ये दोबारा शायद पावर में ना आए। तो ये पूरा हिंदू टेरर बनाने में क्या चाइनीज ने भी तो इनकी मदद नहीं करवाई है पाकिस्तान के थ्रू? तो ये सारी चीजें पर आपको विचार करना होगा। तो आप कह रहे थे, आप इंदिरा गांधी ने ऑफ स्टीपल चेज करवाया था ना 5th कॉलमिस्ट के खिलाफ। ये तो 5th कॉलमिस्ट नहीं कि उनके घर में बैठे हुए उनके घर में बैठे हुए। तो ये है, आपने जो सवाल पूछा, क्या ऐसे लोगों का नहीं, कोई कानून निकालना होगा आपको, कोई कानून निकालना होगा। आप मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं मैं चाइनीज एम्बेसी जाता हूं, क्या अगर मैं बार बार जा रहा हूं तो क्या मुझ पर नजर नहीं रखा जाएगा? मुझको इंट्रोगेट नहीं किया जाएगा? पूछा जाएगा ना, भाई क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, किससे मिलते हो, क्या कर रहे हो, है? तुम ये बताओ, वहां पे जाके तुम मिले किससे में मिले, तुमने एमओयू कैसे साइन किया, तुमने किस हैसियत से एमओयू साइन किया? क्या इनके लिए देशद्रोह का कोई कानून नहीं है? क्या जो कानून है वो केवल ऑर्डिनरी लोगों के लिए बना हुआ है? और क्या इस तरह की बातें करना और चीन का साथ देना इस समय जबकि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्या वो ट्रेचरी नहीं है? क्या ये हमारे जवानों के साथ ये विश्वासघात नहीं है? तो मेरा आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने चीन को ये चेतावनी दी है कि भारत 1 इंच भी जमीन पर समझौता नहीं करेगा, और इसके लिए भारत के पास पूर्ण क्षमता है। इस पर आप क्या? नहीं, देखिए, पहली बात, मिलिट्री बैलेंस से तो आप नहीं जाएं भाई। साइज में आपसे डबल से भी ज्यादा है चाइना, 14 कंट्री के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स। अगर इस कोस्ट पे आप देखें तो
जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, वो सब अलग है। उस तरफ और देखें तो गुआम है, मिलिट्री बेस है 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस में। 8-9 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस पे फिर हवाई है। ये सब अमेरिकन बेसिस हैं। 60% जो वॉर वेजिंग एसेट्स है वो पूरा इस रीजन में है अमेरिकन्स का। उसके अलावा उनकी जो अपनी क्षमता जो है, जापान की जो अपनी क्षमता भी है वो कोई कम नहीं है। ठीक है, वो तो संविधान से प्रतिबंधित है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत फॉर्मिडेबल है। उनकी हमारी 60 बिलियन 70 बिलियन डॉलर हमारी वो है डिफेंस बजट है, उनका भी 50 बिलियन डॉलर है लगभग। 45 बिलियन डॉलर के करीब साउथ कोरिया का है। तो ये सब ये पुश ओवर नहीं है। ताइवान एक छोटा 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो करीब 400 किलोमीटर लंबा और करीब 150 मीटर चौड़ा वो ये है कंट्री है। उसकी भी 12 बिलियन से ऊपर की उसकी डिफेंस बजट। तो आप पूरा अगर ले लें तो अगर इन्वेंट्री से अगर आप जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई 550 एयरक्राफ्ट है और उनके पास कोई मान लीजिए जो कि 1100 से ज़्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट है, ऑलमोस्ट डबल है फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी उधर कितनी ज़्यादा है, तिब्बत में तो ला नहीं सकते वो सब कुछ। दूसरा क्या है कि तिब्बत में जो जिस एल्टीट्यूड पर इन्होंने अपने एयरफील्ड्स बना रखे हैं, वहाँ पर जो पे लोड कैरी करने की जो क्षमता होती है वो 50% से भी ज़्यादा डिग्रेड कर सकती हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? 50%। हमारे लिए हम इस कष्ट से हम नहीं सफ़र करते। हम तो फुल लोड लेके जाएंगे, हम तो कहीं से जा सकते हैं। यूपी में बहुत सारे एयरफील्ड है, असम में है, कहीं से हम जा सकते हैं, है ना, ये करने। तो जो मान लीजिए जो एक काम वो 3 सॉर्टी में करेगा, हमारा एक सॉर्टी में होगा। समझ रहे हैं? और पिछली बार आपने वायु शक्ति जो धनवा साहब एयर मार्शल धनवा ने जो वायु शक्ति एक्साइज 12,000 सॉर्टी एक हफ्ते में उन्होंने जनरेट किया था। मैं कहता हूं जितेंद्र जी कि उस 12,000 में मैं कहता हूं चलो आप पेसिमिस्ट मान लो कोई हो, 3,000 सॉर्टी भी मटेरियलाइज हो जाता है। उसमें से 500 सॉर्टी मान लो कुछ और कारण हो गया, एनिमी एडी एक्शन कुछ के कारण डिसरप्ट हो गया, ये हो गया, फिर भी आप सोचो कि वो 3,000 सॉर्टी क्या कहर डालेंगी, वो क्या कहर डालेंगी। दूसरी बात आपने देखा उनके टोड आर्टिलरी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स में हम उनसे कहीं भी हम ज़्यादा है उसमें। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी तो यूज़ होता नहीं है माउंटेन्स में, लेकिन टोड आर्टिलरी की आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। मैं कन्वेंशनल उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास अगर सिपरी के उससे जाए, मुझे क्या मालूम, मैं तो भी ओपन सोर्स से जाता हूँ, हमारे पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड है। उनके पास सिपरी के मुताबिक 320। अगर बात इफ पुश कम्स टू शव, अब आप 150 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अगर हमारे पे अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया तो फिर सब कुछ है। ये ज़मीन है, ये हिंदुस्तान है तो हम हैं। अगर ये ज़मीन ही नहीं रहेगी, हमारी स्वायत्तता नहीं रहेगी, तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, मिसाइल पावर आपको मालूम है, हम एक बहुत एडवांस कंट्री है।
बाकी आप देखें तो एक और मैं बात बता देता हूं, और ये कहना मेरे लिए उचित होगा कि कुछ हमारे यहाँ वही फिर वो विश्लेषक लोग आ जाते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। ये अचानक ये कैसे हो गया? कुछ अचानक नहीं हुआ। हमको मालूम था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। जब आप रोड बनाओगे, नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होगी तभी तो हमने वो रोड बनाना शुरू किया, और ही नहीं, और कई जगह पे भी। तभी तो हमने ये अपना एयरलिफ्ट, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, ग्लोब मास्टर, C-130, ये सारा कुछ खरीदा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने चिनूक हेलीकॉप्टर लिया। वहां पर हमने पानागढ़ में वो एक कोर को हम माउंटेन कोर को रेस करना शुरू किया, इसको कोर लेवल के ऊपर ले। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको हम इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं थे, हमको नहीं मालूम था कि ये क्या है। अब बॉर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, एक जमाना था ये, जो आप जब ये 92-93 तक का जो साइन हुआ है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी था, वो पीसफुल राइज ऑफ चाइना का पीरियड था। उन्होंने जान के आह्वान दिया था, कहा कि ठीक है यार, यहाँ पे ना समझौता कर लो, कोई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने को कंसोलिडेट कर लो। हम भी अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, हमने किया, और धीरे धीरे जब क्षमता हुई है तो हमने बढ़ाया। तो कोई इस गलत फहमी में, मैं आप लोगों से मतलब एक गुजारिश करूंगा कि मैं एक आदमी बहुत अपनी तरफ से, ईश्वर ने जितने मुझे शक्ति दी है, मैं बहुत गहरा अध्ययन करता हूं, और उस गहरे अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूं कि आपको किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि कल को अगर कुछ हालात बिगड़ जाते हैं तो हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आपने कहा इंडियन ओशन में ये चाइनीज, आपने देखा हम्बनटोटा में आए, फिर मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, फिर इन्होंने जिबूटी में वो किया, फिर रियूनियन आइलैंड। तो क्या हमने नहीं किया? हम बिल्कुल सजग रहे, सतर्क रहे। अगर उन्होंने ग्वादार में जब उसको इंटरेस्ट वहां पर इंग्रेस इनका वो आया हुआ इन्फ्लुएंस आया, या उनका प्रेजेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमने ठीक उसके ऑपोजिट में ओमान में, दुकुम में अपना ये बनाया, ऊपर में चाबहार में बनाया। जिबूटी में हमने फ्रेंच से अंडरस्टैंडिंग कर, उनकी एक बहुत बड़ी बेस है। जिबूटी में आप जाएंगे तो आपको ज्यादा फ्रेंच ही दिखेंगे वहां भी चाइनीज का है। वहां पर भी हमने अपना उनसे अंडरस्टैंडिंग, वो MOU साइन कर लिया कि उनकी बेसेस हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंच रियूनियन आइलैंड का किया, मेडागास्कर में हमारा ये हो रहा है, सीशेल्स में हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि सारा दिमाग ये भगवान ने उन्हीं को दिया है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हम सरप्राइज हुए। हाँ, हम सरप्राइज हुए हैं तो इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर से। और तब मैं ये फिर से ये सवाल पूछता हूं कि ये जो कांग्रेस और इसमें जो MOU साइन हुआ है, क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसका हिस्सा है? तो नहीं है इस MOU का। क्या डोकलाम भी इसका हिस्सा तो नहीं था? क्या अब जो हो रहा है लद्दाख में वो तो इसका हिस्सा नहीं था? क्योंकि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है पार्टी टू पार्टी का, अपने कोऑपरेशन, पहली बात ये खुद में अपने आप में एक देशद्रोह का काम है कि आप सीक्रेट MOU जाके वहां पर एक साइन करते हैं किसी से, ये देशद्रोह। तो इसका मतलब कि आपने कहीं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी आपने वो किया है, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो कोई नहीं जानता है कि इसका शिकार कौन होगा। तो ये कोई भी, किसी को ये शक ना रहे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर इंच महफूज रखा जाएगा, 1 इंच पर भी किसी की आंख नहीं हम लगने देंगे। और गिलगित बल्टिस्तान पर कोई सवाल नहीं उठता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से गुजर जाए हमारे बिना उसके। वो कंटेस्ट होगा,
इस तरह से तो ताइवान भी डिस्प्यूटेड है अभी। तो ठीक है, हमारे पास दूसरी बात कि अब लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कि आप एग्रीमेंट को क्यों नहीं ये करते। भाई हम एग्रीमेंट को अगर यूनिलैटरली मान लो फायर करके हम वो कर देते हैं, उसके लिए भी आप वो करोगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, हांगकांग का इनका 50 साल का एग्रीमेंट था ब्रिटेन से, उसको इन्होंने एब्रोगेट कर दिया यूनिलैटरली। साउथ चाइना सी के ऊपर में फिलीपींस के उनके आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना निर्णय फैसला सुनाया, उसको मानने के तैयार नहीं। तो हम किसी की एग्रीमेंट से क्यों ये कर रहे हैं। तो हमको ये करना होगा। आपने सवाल पूछा क्या करना होगा, तो उसमें एक ये भी मेरा सुझाव है कि ये तिब्बत और ताइवान का कार्ड जो है हम दोबारा इसको रिटेन कर लें। हमने कहा था कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इज अ पार्ट ऑफ चाइना। नो, तिब्बत इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, not disputed territory. Tibet is as far as we are concerned, an independent country, and Taiwan is an independent country. क्योंकि जो हो रहा है इससे बुरा नहीं हो सकता है। इन्होंने हमको सब जगह पाकिस्तान को पालतू कुत्ता बनाया, इन्होंने नेपाल को पालतू कुत्ता बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। हमको NSG में इन्होंने अपोज किया, हमको UN में अपोज कर रहे हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो एक क्या है, एक फिराक का एक शेर है कि बासफा जिंदगी क्या बासफा दुश्मनी भी नहीं मिलती। कि ना सच्ची दोस्ती मिलती है ना सच्ची दुश्मनी मिलती है। तो कम से कम सच्ची दुश्मनी तो लो।